बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एपिसोड 3 रिकॉर्ड कर रहे हैं, हाउ टू पास एनईटी। आज हमारे साथ मौजूद है राना मोहम्मद बिलाल। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इनका इंट्रोडक्शन देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राना मोहम्मद बिलाल है और मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ सीख से, जो कि डिपार्टमेंट एमएस के अंदर। मेरा बैच 23 है और दैट्स इट। सही हो गया। तो बिलाल, आप हमें बताएंगे कि आपने एनईटी जब दिया तो पहला एनईटी आपने कितने एनईटी दिए थे आपने? टोटल मैंने 6 एनईटी दिए थे। 6 एनईटी दिए थे। तो जब आपने पहला एनईटी दिया तो उसमें आपने किन रिसोर्सेज से तैयारी की थी? एक्चुअली मेरा ये था कि मेरा एफएससी 22 के अंदर पास आउट हुआ था मैं, तो मेरा गैप ईयर था। तो उसमें ये था कि मैंने पहले 2 एनईटी जो दिए थे वो अपने एफएससी के दौरान दिए थे, जिसमें मेरे सारी बात अच्छे नंबर नहीं आए। फिर मैंने एनईटी 1 फिर से दिया गैप ईयर वाला, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो कुल मिला के 6 एनईटी। सही हो गया। तो जब आपने एनईटी 1 दे दिया उसमें आपके मार्क्स बता सकते हैं आप? हाँ, मेरा एनईटी 1 पहले हुआ था। अक्सर वैसे एनईटी 1 जो पहले होता है ना, वो दिसंबर के अंदर होता है, 10th ऑफ दिसंबर के अराउंड होता है। तो उसमें ये था कि मैंने ना गैप ईयर के दौरान किड्स की प्रैक्टिस बुक ना OLX से ले ली थी। अब ये बड़ी अच्छी ट्रिक है। या तो लोग बोलते हैं कि अगर आपने प्रैक्टिस बुक लेनी है किसी अच्छी अकेडमी, फॉर एग्जाम्पल किड्स की, इनका प्रैक्टिस मटेरियल बहुत अच्छा होता है, नो डाउट। तो आपको अकेडमी ज्वाइन करनी पड़ेगी तभी आपको मटेरियल मिलेगा। तो मैंने OLX पे देखा, सर्च किया, मुझे मिल गया और सस्ते में मिला काफ़ी। 2, 3, 4 आई गेस इतने थाउजेंड का होगा, तो 2000 आई गेस 2 to 3000 का। और उस प्रैक्टिस मटेरियल से मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मैंने पहले एनईटी की तैयारी में खुद ही प्रैक्टिस मटेरियल सारा सॉल्व किया। मैथ का फॉर एग्जांपल ले लें, मैंने सारी मैथ की प्रैक्टिस बुक है, क्योंकि एफएससी तो मैंने पहले पढ़ी हुई थी, तो मैथ की सारी मैंने प्रैक्टिस बुक सॉल्व की। और फिजिक्स की भी थोड़ी सी 3-4 चैप्टर कर लिए, क्योंकि मेरी मैथ से ज़्यादा ग्रेड थी, तो मेरा फोकस ही मैथ ही था। तो पहला एनईटी हमारा हुआ तकरीबन 10 दिसंबर के अराउंड हुआ था, और उसमें मेरे आए थे आई गेस 125। और उसमें मेरा ये था कि मेरा मेजर फोकस क्योंकि मैथ्स था, और उसमें मैंने मैथ में 80 में से 65 लिए थे। तो बाकी फिर फिजिक्स में भी कुछ 38 और ये, क्योंकि मेरा मेन फोकस नहीं था पहले एनईटी के अंदर, तो हमें कम आके 125 टोटल होंगे थे। सही हो गया। जब आपने एनईटी 1 दे दिया तो आपने एनईटी 2 की जो एनईटी 1 और 2 के दरमियान जो फासला था, आपने एनईटी 1 के बाद क्या मेथडोलॉजी अडॉप्ट की कि अब एक्सपीरियंस तो आपको हो गया था, मतलब कि क्या टाइम मैनेजमेंट भी आपको पता चल गया, क्या प्रोसेस होता है, वो आपने स्ट्रेस लेवल भी देख लिया। तो एनईटी देने के बाद अगले एनईटी के लिए आपने मेथडोलॉजी चेंज की, वो आप बताएं क्या किया आपने इसके बाद? अच्छा, दूसरा एनईटी हुआ था ना, वो हमारी दफ़ा हुआ था फरवरी के अंदर। ऐसा ही होता है, दिसंबर फिर जनवरी फरवरी, हर 2 महीने का गैप आता है 4 एनईटीज़ के बीच में, हर 2 महीने का। जनवरी फरवरी मार्च में एनईटी हुआ था, फिर मार्च में, अप्रैल में, जून, आगे कोई 2 महीने का कुछ फर्क था। फरवरी या जनवरी में मार्च, हाँ फरवरी या मार्च में मेरा दूसरा एनईटी हुआ था। अच्छा, उसकी जो स्ट्रेटजी रखी थी मैंने, वो यही कि मेरी मैथ्स जो थी ना, उसकी मैंने प्रैक्टिस बुक एक दफ़ा सॉल्व की हुई थी। तो किड्स की जो प्रैक्टिस बुक होती है ना, उसके अंदर एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज होती है जिसके अंदर 60 एमसीक्यूज होते हैं पर चैप्टर, और एक सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज होती है जिसमें 30 एमसीक्यूज होते हैं। जो 60 एमसीक्यूज होते हैं ना, उनका जो डिफिकल्टी लेवल है ना, वो ईजी टू हाई लेवल तक जाता है, ठीक है। लाइक पहले 10 एमसीक्यू थोड़े से स्लो पेस के होंगे, फिर आहिस्ता मीडियम पेस आएगी, फिर तेज पेस आएगी। तो लाइक 60 एमसीक्यू होते हैं पर चैप्टर प्रैक्टिस एक्सरसाइज के अंदर। लेकिन जो सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज होती है ना, उसमें काफ़ी टफ एमसीक्यूज होते हैं, लाइक 30 एमसीक्यूज होते हैं, वो सॉल्व करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। और मैंने यही किया कि अपने आप को चैलेंज दिया। मैथ्स में बेसिकली जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मैथ्स में टिप होती है ना, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके उतने ज़्यादा ही नंबर आएंगे।
तो मैंने थोड़ी सी मैथ्स की फिर से प्रैक्टिस की, इस बार मैंने फिजिक्स को भी फोकस किया, फिजिक्स की भी प्रैक्टिस की। और आई गेस पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की ना केमिस्ट्री की बुक होती है, मैं खुद फेडरल बोर्ड से हूँ, लेकिन पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड मैंने खरीदी केमिस्ट्री के लिए। और अक्सर ये होता है ना केमिस्ट्री में, एनईटी इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ, उसमें ये होता है कि केमिस्ट्री का जो पोर्शन होता है पीटीबी की बुक से, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक से डायरेक्ट लाइंस आ जाती हैं 30 MCQ, लाइक उसमें 20 प्लस नंबर लेना इतना मुश्किल नहीं होता सॉरी है। फॉर इंटरप्शन बिलाल। अब ये सिनेरियो कि इस साल से केमिस्ट्री उन्होंने रिमूव कर दिया। अच्छा 100 उन्होंने मैथ के एमसीक्यूज रख दिए हैं, 60 फिजिक्स के रख दिए हैं और 40 इंग्लिश के। ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए ना इस साल ये सिनेरियो चेंज हो गया है, तो उस हिसाब से अगर हम इस पार्ट को स्किप करते हैं। सही, चलो मैं बताता हूँ उसके बारे में भी। तो बेसिकली अब इन्होंने मैथ्स का पोर्शन ज़्यादा इंक्रीज कर दिया, 80 का मार्क्स होता था हमारी दफ़ा, इस बार इन्होंने कर दिया 100 मार्क्स का। फिजिक्स 60 मार्क्स होता था हमारी दफ़ा, इस बार उन्होंने 60 मार्क्स रिटेन किए। केमिस्ट्री खत्म कर दिया 30 मार्क्स, तो उसकी जगह 10 मार्क्स इंग्लिश में डाल दिए, जो पहले 20 मार्क्स IQ भी होता था हमारा 10 नंबर का, तो इंग्लिश 20 नंबर की होती थी हमारी दफ़ा, इस बार इंग्लिश 40 नंबर की हो गई है। तो इंग्लिश की तो मेरी खैर इतनी खास तैयारी नहीं थी, उसमें नंबर भी मेरे इतने खास नहीं आए थे। तो उसका बेसिकली जहाँ तक मैंने टिप्स ली थी अपने सीनियर से, अपने यूट्यूब वगैरह और जितने भी रिसोर्सेज है, उसका ये था कि हमारे जो 20 MCQs होते थे तो OATP की बुक का काफ़ी प्रेफर किया जाता था, तो आप उसको ना ग्रो थ्रू कर लें। इंग्लिश के MCQs थोड़े मुश्किल आते हैं, उसमें ये होता है कि मुश्किल वर्ड्स, मुश्किल वोकैबुलरी ऐसी आ जाती है जो कि आपने कभी ज़िंदगी में भी नहीं सुनी होती। इस तरह का मुझे एनईटी का इंग्लिश का इतना आइडिया नहीं है, लेकिन जो मैथ्स है और फिजिक्स है वो आई गेस सेम टू सेम ही रहेगी, और उसमें यही होता है सेम टू सेम ही रहती है। मैथ्स के लिए अगर मैं आपको बताऊँ, जो की टॉपिक्स ये लोग फोकस करते हैं ना, वो है आपके सेकेंड ईयर के कॉनिक सेक्शन, अपना हाइपरबोला, पैराबोला, ये जितनी भी चीज़ें, फिर इक्वेशंस ऑफ लाइंस, प्लेन। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में आई गेस कोई और चैप्टर होगा, लेकिन ये टॉपिक्स का नाम बता रहा हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसमें से काफ़ी ज़्यादा MCQs बन के आ जाते हैं कभी कभार ना। इन्होंने MCQs कंप्यूटर में फेड किए होते हैं, उस तरह से शफल होकर आते हैं, तो काफ़ी दफ़ा होता है कि ट्रिग्नोमेट्री लोग बहुत फोकस करते हैं, उसमें काफ़ी ना कॉन्सेप्चुअल किस्म के MCQs ट्रिग्नोमेट्री से आते हैं, कॉनिक सेक्शन से आते हैं, इक्वेशंस ऑफ लाइंस, प्लेन्स, ठीक है। आपका एक और चैप्टर हमारे दफ़ा 1 था, एक लिमिट्स वाला, फंक्शन एंड लिमिट्स, वो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इंटीग्रेशन डेरिवेशन कर लें, उसमें थोड़ी टफ आ जाती हैं वो, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है वैसे, लेकिन उसका ये है कि वो थोड़ा टफ टॉपिक आता है, और उसके MCQs भी इसमें से कम ही आते हैं, मतलब हाँ मेजॉरिटी अगर देखें हम डिफरेंशियल और जो इंटीग्रेशन का पार्ट है उसमें नंबर ऑफ MCQs कम आते हैं। बाय लक है या बाय चांस है किसी को ज़्यादा आ जाए, लेकिन नॉर्मली हम देखें कम ही होता है ये पोर्शन, कम ही होता है, बिल्कुल सही बात है। ऐसा हुआ था ना, एक मेरा सीनियर था, बल्कि सीनियर का दोस्त था, बैचमेट था, उसके दफ़ा ना इंटीग्रेशन में से कोई 50, डेरिवेशन में से कोई 50 मलाम होते हैं, 50 MCQ है। कभी कभार ये चांस हो जाता है, लेकिन अक्सर होता है मतलब इनमें से इतने ज़्यादा MCQs नहीं आते। लेकिन ये है कि इसकी प्रैक्टिस, ये थोड़े से मुश्किल टॉपिक्स है, उसकी प्रैक्टिस भी काफ़ी करनी पड़ती है। सही हो गया। अच्छा बिलाल, आपने फिर एनईटी 2 दिया, 3 दिया, 4 की जर्नी बताया। जब आपने 4 दिया तो उसके बाद व्हाई डिसाइडेड टू टेक अ गैप ईयर, मतलब आप किसी और यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं की? अच्छा हाँ, ये आप बात कर रहे हैं मेरे गैप ईयर से पहले होती थी ना, तो उसमें ये हुआ था कि मेरा पहले से ना शुरू से ज़हन था कि मेरे घर वालों ने भी ज़हन यही बनाया था कि CA कर लो ना, तो CA का मेरा पहले से ही था। जब मेरे क्लास फेलोज NET या UET डिफरेंट यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे होते थे टेस्ट की, तब मैं इनकी तैयारी नहीं करता था, क्योंकि मैं क्लियर था कि मैंने CA करना है। लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली मुझे CA में जब मैंने 1-2 महीना पढ़ा तो मुझे फील हुआ कि मेरी फील्ड नहीं है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है वो साइंटिफिक सब्जेक्ट्स के अंदर है, मैथमेटिकल, साइंटिफिक, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह इस सब्जेक्ट्स में ना, ऐसे सब्जेक्ट्स में। तो मैंने कहा कि नहीं, अब मुझे स्विच करना चाहिए, तो मुझे गैप ईयर बनना था। उस वक्त यूनिवर्सिटी के एडमिशन भी क्लोज हो गए थे, तो इसीलिए मेरा गैप ईयर बना था। तो NET 4 में आपके कितने मार्क्स थे, मतलब
अच्छा NET 4 में ना मेरे टोटल मार्क 43 नंबर थे। हाँ। उसमें ये था कि मेरे मैथ्स में 80 हमारी तरफ 80 नंबर का होता था, मैं 71 आए थे मेरे मैथ्स में। वही बात, मैंने मैथ्स की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी, किप्स की प्रैक्टिस बुक मैंने तकरीबन 4 से 5 दफ़ा सॉल्व की थी। यही की होती है मैथ्स के लिए। ये जब 100 नंबर का मैथ्स है तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, ऑनलाइन रिसोर्सेज, किप्स की प्रैक्टिस बुक कर लें, प्रैक्टिस करनी है आपने बेसिकली। प्रैक्टिस मैथ्स की है जितनी ज़्यादा करेंगे उतने अच्छे नंबर आएंगे। फिजिक्स का भी मैं बताता हूँ आपको। एक मैंने इंपॉर्टेंट मैथ्स का रिसोर्स आपसे शेयर करना है। एक यूट्यूब पे चैनल है, सिंध का टीचर है, उसका नाम है मैथ्स फ्लिक्स बाय हाशिम से। इस चैनल में ना काफ़ी प्लेलिस्ट वगैरह हैं, मतलब कॉनिक सेक्शन की प्लेलिस्ट हैं, काफ़ी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना आप सर्च कर सकते हैं, बाय नेम द टॉपिक्स हैं उसके चैनल में जाके, प्लेलिस्ट में जाके। उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है हर टॉपिक को। तकरीबन 13 वीडियोस कॉनिक सेक्शन की बनाई है और हर एक वीडियो तकरीबन 1-1 घंटे की। उसने ना एक बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक लेके गया। उसने अपनी वीडियोस के अंदर नस के एमसीक्यूज, पास्ट पेपर के एमसीक्यूज, फास्ट के पास्ट पेपर के एमसीक्यूज, यूईटी के, आईबीए के, ठीक है, लम्स के। और आप सोच रहे हो पास्ट पेपर एमसीक्यूज तो आते ही नहीं है, नस के भी नहीं आते। उसका सीन ये होता है ना कि फॉर एग्जाम्पल मैं उसने अकेडमी में बेसिकली पढ़ाया हुआ, तो उसके रिसोर्सेज काफ़ी हैं। उसमें ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने उसकी अकेडमी से पढ़ा, मैं एनईटी लेकर आया, अभी 200 में से 10 एमसीक्यू मुझे याद होंगे, मैं उसको बता दूंगा। तो काफ़ी ना लाइक जनरल एमसीक्यूज होते हैं उसके पास, वो अच्छे डिफिकल्टी लेवल के एमसीक्यूज प्रैक्टिस भी कराता है। उसके बाद आपकी इसकी प्रैक्टिस को लेकर एमसीक्यूज करेंगे, मैथ्स की तो ये तैयारी होगी। एक और मैं फिजिक्स के लिए बताऊँ, मेरे फिजिक्स में ना 60 में से 46 आए थे। उसका मैं आपको बताता हूँ। उसमें ये होता है कि पीटीबी जो बुक है ना, अक्सर नर्सरी ना लाइक उसी को कंसल्ट करते हैं। उसमें ये है कि आपको ना पीटीबी बुक को ना अच्छे से गो थ्रू करना है, ठीक है, मतलब अच्छे से लाइक हर कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, साइड बॉक्सेस, मतलब ऊपर ये होता है कि साइड बॉक्सेस में उठा के दे देते हैं, और जो फॉर्मूलाज होते हैं आपको उसके रिलेशन आने चाहिए, मतलब ये फॉर्मूला अगर ये चीज़ इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मैं इसको इंक्रीज करूँगा वो भी इंक्रीज होगी। तो मतलब फॉर्मूले से फॉर्मूला बनाना, मतलब ये है ना फिजिक्स के अंदर आपने फॉर्मूलाज समझनी है कि फॉर्मूलाज कैसे इंप्लीमेंट होते हैं। और एक इसका अच्छा जो वे है ना, आपने इसको आपने एनईटी स्टाइल में अगर इसे प्रैक्टिस करना है तो किप्स की प्रैक्टिस बुक अगेन अच्छी, बहुत अच्छी है, मैंने उसकी पूरी प्रैक्टिस बुक सॉल्व की थी। तो वो आपको ना एक नो हाउ दे देते हैं कि ऐसे ऐसे एमसीक्यूज आएंगे, आप ऐसे प्रोपोर्शनैलिटी अपने फॉर्मूला को ऐसे एमसीक्यूज में यूज़ करना है। वर्डिंग कभी कभार ना एनईटी में बहुत चेंज होती है, मतलब काफ़ी ट्रिकी वर्डिंग होती है, मतलब एक स्टेटमेंट होती है काफ़ी, आपको लगेगा कि नहीं ये है, लेकिन आप जब कॉल करोगे तो नहीं ये है, इसका आंसर ये बनता है, इसका मतलब इस स्टेटमेंट का ये है। तो स्टेटमेंट को ब्रेक डाउन करने के लिए भी ना आपको किप्स की प्रैक्टिस को आई वुड सजेस्ट कि एक दफ़ा कर लेना, आपको पता लग जाएगा कि ऐसा पेपर आता है। क्योंकि एनईटी में ये होता है कि 3 घंटे का टेस्ट होता है, उसके अंदर 60 नंबर का ये होता है, मतलब आपको ना प्रैक्टिस अगर नहीं होगी तो आप नहीं कर सकोगे, आपको बहुत टाइम लगेगा। फिर 200 एमसीक्यूज में से कई दफ़ा ऐसा होता है कि 3 घंटे में 200 में से बच्चों के आधे एमसीक्यूज रह जाते हैं। तो उसके लिए बेसिकली द थिंग इज आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। तो फिजिक्स का भी प्रैक्टिस कर लें, मैथ्स की ज़्यादा प्रैक्टिस करें, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से फोकस करें, बेसिकली फॉर्मूला के एप्लीकेशंस, कॉन्सेप्ट्स, प्रैक्टिस भी थोड़ी बहुत साथ साथ कर लें। मैथ्स की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है जी। अच्छा फिलहाल इंटरेस्टिंग जो मुझे बात लग रही है कि आपके एनईटी 4 में 143 मार्क्स थे, तो आपका तो इजीली डबल में एडमिशन हो सकता था, तो व्हाई नॉट यू टेक एडमिशन एट दैट टाइम? अच्छा, मेरा सैफ भाई बात करें, मेरा ना पहले ये हुआ था कि मेरा सीएस में जाने का मूड था क्योंकि सारी दुनिया जा रही थी। तो एट दैट टाइम ना मेरा मेरिट आई डू रिमेंबर कोई 600 to 700 शायद था, कंप्यूटर साइंस का, इंजीनियरिंग का कोई 700 to 800 समथिंग। तो उसमें ये था कि ना शुरू वाले मेरिट्स में ना मैंने पास को भी टेस्ट दिया, पास को मेरा हर जगह पे एडमिशन हो गया था, तो नर्स में भी दिया था। अब नर्स की एम्बिग्यूटी थी कि पता नहीं मेरा इसमें होगा डाटा साइंस में या सीएस में, सॉफ्टवेयर में नहीं होगा, कुछ पता नहीं। लेकिन पास वाले भी कहते हैं अगर आप जल्दी से फीस ना जब सबमिट करें तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो उस वक्त काफ़ी मुश्किल डिसीजन था, मैंने अपना नर्स का रिलीज किया एडमिशन, और बेसिकली मैंने पास में ले लिया था सीएस में एडमिशन। महीना मैंने तकरीबन उधर गुजारा। तो मेरा ना मुझे मालूम हुआ कि मेरा नर्स में सीएस डाटा साइंस में हो रहा है एडमिशन, लेकिन उस वक्त देर हो गई थी क्योंकि, लेकिन
इसमें ये है कि मुझे ना डबली के अंदर ना एक सीट सिर्फ खाली मिली थी, क्योंकि एक बंदे ने ना डबली से अपना शायद डाटा साइंटिस्ट इसमें करा लिया हुआ ट्रांसफ़र, एक सीट खाली बची थी। तो मैंने काफ़ी एडमिट के चक्कर लगाए, मेरे फादर ने नहीं किया। तो मुझे डाटा साइंस में मेरा नाम आ गया था, लेकिन डाटा साइंस में मुझे जगह नहीं मिली, डबली में जगह मिल गई। तो दैट्स वाई मैं डबली में अभी डबली में हूँ। सही हो गया। यानी आपने सीएस चूज किया, लेकिन वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका, तो आप स्विच कर गए फास्ट यूनिवर्सिटी में। तो जब आपने देखा कि मेरा डबली में हो रहा है एडमिशन, तो जब आपने मतलब आप डबली में आ गए। सही हो गया। अच्छा, एक और थिंग मैं एड्रेस करना चाहूँगा अपने व्यूअर्स के साथ कि नर्स की मेरिट पर बात करते हैं कि कहा जाता है कि नर्स मेरिट पर एडमिशन देती है। मतलब यहाँ मतलब मेरिट के अलावा अगर आप पैसे देकर या किसी सोर्स के ज़रिए आप एडमिशन लें तो ये बिल्कुल नामुमकिन है। बिलाल की मैं अगर बात करूँ तो बिलाल के जो फादर हैं वो जो हमारा स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस है, वहाँ पर फैकल्टी के मेंबर हैं और तकरीबन पास्ट 15 to 20 ईयर्स उन्हें हो गए हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मतलब 15 से 20 साल उन्हें वर्किंग करते हुए हो गए हैं नस्ट के साथ। इसके बावजूद वो सीएस में 143 मार्क्स होने के बावजूद एडमिशन नहीं ले सके, क्योंकि नस्ट की पॉलिसी है कि जो भी बच्चा हो वो जब तक एनईटी पास नहीं करेगा उसे एडमिशन नहीं मिलेगा, चाहे वो जो मर्जी हो। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपको बताऊं कि हमारे जो रेक्टर थे, जो प्री रेक्टर थे, मैंने सुना था कि उनके जो बेटे हैं उन्होंने भी अप्लाई किया था मैथ्स के लिए, लेकिन वो टेस्ट नहीं थे पास कर सके, जिसकी वजह से उन्हें दूसरी यूनिवर्सिटी में ना पढ़ना पड़ा। यानी इतना मेरिट डिपेंड करता है, इतना मेरिट पर फोकस करते हैं यूनिवर्सिटी वाले। तो आप बिलाल इस पर क्या बात करना चाहेंगे? मतलब अच्छा, एक करेक्शन, जो रेक्टर के बेटे नहीं थे आई गेस, वो रेक्टर की बहन के बेटे थे आई गेस। वो नमाज क्या बोलता है अंकल बोल देते हैं कि वो अंकल लगते थे जो रेक्टर हैं हमारे। हाँ, मतलब उनका एडमिशन नहीं हुआ था, ये सुनने में आया हुआ था, मेरे भी सुनने में है ये। अच्छा, इसका ये है कि ना स्पेशल मेरिट पे ही एडमिशन देता है। मेरा ये था कि मेरा इलेक्ट्रिकल में मेरिट के हिसाब से देखा जाए कि मेरा पहली लिस्ट में लगते हैं बेसिकली यहाँ पे ना, जब आपका एडमिशन हो रहा होता है ना तो 7 से 8 9 लिस्टें लगती हैं। उसमें ये आता है कि पहले फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल का मेरिट 600 पे क्लोज हुए, दूसरी लिस्ट में हो सकता है ज़्यादा बच्चों को उन्होंने इनटेक करने के लिए मेरिट उसका और गिराते हैं। उसी तरीके से सीएस का फॉर एग्जांपल पहले 200 पे क्लोज हुए बच्चे और इन्होंने इनटेक करने के लिए हो सकता है मेरिट और गिराते हैं, 400 तक करते हैं। तो ये लिस्टें बेसिकली ये इसी काम के लिए रहती हैं। तो मेरा ना पहली लिस्ट में ही नाम आ गया था यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के अंदर, तो इससे मेरा यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में होता है। लेकिन डाटा साइंस के अंदर मेरा आखिरी लिस्ट के अंदर नाम आया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी कि डाटा साइंस में पूरी सीट फिल हो गई थी। इलेक्ट्रिकल के अंदर तकरीबन 2-3 तकरीबन सीट्स थी, तो इलेक्ट्रिकल की सेक्शन भी बेसिकली ज़्यादा होते हैं डाटा साइंस से। डाटा साइंस का सेक्शन एक ही था हमारे बैच में, 50 बच्चे थे उसके अंदर, तो 50 फिल थे। इलेक्ट्रिकल के 4 सेक्शन थे, तो उसमें जगह थी स्टेज, तो इसलिए मैं आ सका था। अगर ना होती तो तब भी मैं नहीं आ सकता था तब। तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस था मेरा। तो अगर आप एडमिशन अपना कैंसिल कर दें तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है, फिर नहीं होता आपका, ये सीन होता है। सही हो गया। अच्छा, लास्ट में बिलाल मैं चाहूँगा कि आप 1 लाइन टिप अगर कोई देना चाहें हमारे व्यूअर्स को जो अभी तैयारी कर रहे हैं, मतलब उनका अगर 1 माह में मतलब 10 दिन बाद 15 दिन बाद, बल्कि हम 1 माह कर लेते हैं, जिनका 1 माह बाद 2 माह बाद एनईटी है, उनको आप क्या लास्ट टिप देना चाहेंगे? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एनईटी के अंदर ना आपको मैंने तैयारी का बता दिया, बेसिकली तैयारी कैसे करनी है। प्रैक्टिस बुक ये थोड़ा सा एडवांस लेवल हो जाता है, प्रैक्टिस बुक में ये होता है ना आपको 9 हो जाता है एटलीस्ट। अगर आप थोड़े से ज़्यादा लाइक हैं फिर के अंदर आपको 9 बेसिक 9 होता है ना, बहुत बेसिक, तो वो ओईटी भी दे देता है। ओईटी में बहुत बच्चों और एमसीक्यू होते हैं और उससे मुश्किल एमसीक्यू के आते हैं एनईटी के अंदर ना, तो
तो OET भी तो सॉल्व कर लें अगर आपके पास कोई 5-10 नहीं 5-6 3-4 दिन का मैक्सिमम, तो OET को अच्छे से ना एक बार देख लें, सॉल्व कर लें। अगर नहीं है तो ऑब्वियसली आप प्रैक्टिस बुक एक दफ़ा ना रेफर करिए, बहुत डीप ना जाए अगर, क्योंकि प्रैक्टिस बुक में बहुत मुश्किल मुश्किल MCQs भी होते हैं जो आपको समझ आते हैं करें, नहीं समझ आ रहा आप गूगल पे देखिए, ठीक है, लाइक समझिए उसको ना सोल्यूशन। अगर बहुत ही मुश्किल है छोड़ दें, स्किप करें, आगे मूव ऑन करें, और इस तरीके से तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ऑन द टाइम ऑफ एनिटी मैं ये कहना चाहूँगा 3 घंटे का टेस्ट होता है और हर MCQs के लिए लाइक 1.5 मिनट्स होते हैं। तो इन्होंने ना शफल MCQs ऐसे किए होते हैं ना कि फॉर एग्जांपल आप या मैं हूँ एनिटी देने गया हूँ, ठीक है, तो मुझे बेसिक MCQs आते हैं, यार ये तो बहुत आसान MCQs है, एक तो मेरा जल्दी हो गया, अगला भी हो गया, अगला भी हो गया, फिर एकदम से ना बहुत मुश्किल से MCQs आ जाएगा जिस पर आपको तकरीबन यकीन है आपको 10 से 15 मिनट लगते हैं उस पर, ठीक है। तो फिर आपका ना मोराल जो होता है ना वो नीचे होता रहता है कि नहीं यार ये मुश्किल मुश्किल आई जा रहे हैं, फिर मुश्किल आई जाते हैं। तो मुश्किल को टैकल करने के लिए मैंने आपको बता दिया प्रैक्टिस बुक्स हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो आपके वो मुश्किल वाले MCQs टैकल हो जाएंगे। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको मुश्किल उतनी नहीं आएगी बेसिकली मैथ्स के अंदर। बेसिकली जितने आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, फिजिक्स में भी आपको नहीं मुश्किल आएगी। फिजिक्स में बेसिकली ये होता है ना कि वर्डिंग्स वगैरह काफ़ी उन्होंने चेंज की होती हैं कभी कभार, आपके फॉर्मूलाज का खेल रहता है, आपको फॉर्मूलाज का भी थोड़ा बहुत खेलना आना चाहिए, उसके लिए वही प्रैक्टिस को आप करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा उसका। तो यही है कि टाइम थोड़ा ध्यान से करें, अगर नहीं समझ आ रहा है कम से कम अटक गए हैं बिल्कुल ना स्किप कर दें उसको, ठीक है। उसको रिव्यू की ऑप्शन आती है एनईटी के अंदर ना, कंप्यूटर पे टेस्ट होता है, बेसिकली टेस्ट आपका कंप्यूटर पे होता है, तो रिव्यू की ऑप्शन आती है ना आई गेस, तो आप उसको रिव्यू वाला ऑप्शन क्लिक करके आप आगे मूव ऑन करें, ठीक है। जो आप कौन से समझ आ रहे हैं करें 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 करें, ठीक है। एंड में जाके ना मेक श्योर कि आपके लिए एंड पे ना कोई 15-20 मिनट एटलीस्ट हो, आधा घंटा लोग कहते हैं वैसे, अगर आधा घंटा भी निकाल सकते हैं, जितना टाइम निकाल सकते हैं एंड पे निकालना है आपके लिए। तो वो जो आपने रिव्यू पे MCQs छोड़े हैं ना, वो आप उसमें एंड पे जाके देख लें, ठीक है। तो ये एक अच्छी मेरे ख्याल से टिप हो सकती है जो कि एनईटी देना चाह रहे हैं, क्योंकि टाइम की बहुत मसले होते हैं बच्चों के उधर, तो आपको तो टाइम एफिशिएंट भी होना पड़ेगा। कोई प्रैक्टिस बुक्स करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होंगे तो फिर आपको टाइम की शॉर्टेज नहीं होगी। ये बात यही टिप है मेरी। सही हो गया बिलाल, लास्ट में हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप आए, आपने मतलब हमारा एक्सेप्ट किया प्रपोजल कि आप आएँ और बच्चों को बताएं। तो लास्टली एक थिंग मैं एड्रेस करना चाहूँगा कि बिलाल ने जो लास्ट टिप दी कि हमें बल्कि आपको टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखना पड़ेगा, तो उसके लिए जो मैं टिप देना चाहूँगा वो ये होगी कि मॉक टेस्ट अगर 2-3 अगर बच्चे आप दे लें तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा आपके लिए। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अच्छा, अगर आपको कोई फ्रेंड है जो तैयारी कर रहा है एनईटी की तो आप ये वीडियो ज़रूर उसके साथ शेयर करें। तो ऑल बेस्ट ऑफ लक यू ऑल।